हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को वन शॉट पे देख रहे थे, तो आज आपका 12 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब पेपर में पूछे जाने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछे गए और इस बार के पेपर में भी आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यार आज की इस वीडियो पे वन शॉट पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने टॉपिक आपको बताएंगे आपको एक एक टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो हाँ, ये आपके जो वन शॉट चैनल हमने बताया भी था, जो लोग पूरे साल कुछ नहीं पढ़ पाए हो, पूरे साल आपकी तैयारी भले ही जीरो रही हो, लेकिन अगर अभी से मस्त तरीके से इन वन शॉट को आप चैप्टर वाइज देख लेते हो तो आप अभी भी मस्त नंबर ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम आपको पूरा बेसिक से ही समझा रहे हैं कि जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा अगर वो भी अच्छे से समझ लेता है तो वो भी पूरे नंबर ला सकता है। ठीक है, तो सिंपल से शुरू करते हैं इस चैप्टर को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर। और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो चैनल पे उनको बता दें, इसके पहले के अगर आप लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के अभी तक नहीं देखे महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन पे 12th फिजिक्स वन शॉट वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसके पहले के वीडियोज को देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वन शॉट की भी प्लेलिस्ट है, वहां से आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स को वन शॉट पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिंपल हम लोग अपना चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप देखो भैया, शुरू करते इस चैप्टर को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। और एक चीज जान लो, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आपको बताएंगे सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो बस आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चंस यहाँ पे समझाने वाले, जितने पढ़ाने वाले, उन सबको यार आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर 6 हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का जो कि पेपर में पूछा जाता है वो है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए व इसकी विमा भी लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा में यहाँ पे लिखिए, समझो। कहा गया चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे φb से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत, कोई मान लो पृष्ठ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, मान लो चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई पृष्ठ है। ठीक है, तो इस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, इस पृष्ठ के इस टाइप से इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो रेखाएं होंगी, उन रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाएगा, उन रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाएगा, उन रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग चुंबकीय, मतलब आपसे कहा गया किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं और इसे φb से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से और रेखाएं आप दिखा सकते हो इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, मतलब कोई पृष्ठ मान लो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, उस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। और इसे जो है भैया हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, φb से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा सिंपल सी है, आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, आपको लिख देना है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं और इसे φb से प्रदर्शित करते हैं। बात करें अगर इसके सूत्र की, तो φb बराबर सूत्र होता है, φb बराबर सूत्र होता है b a cos थीटा। ठीक है, b इंटू ए cos थीटा, b a cos थीटा लिख सकते हो इस टाइप से, b a cos थीटा। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है, चुंबकीय फ्लक्स का, φb बराबर बी ए cos थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे आपके न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल का जो वीडियो आएगा इसके बाद आएगा, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल का वन शॉट करा देंगे इस चैप्टर के। ठीक है, क्योंकि हम पहले एक वीडियो पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहे हैं, दूसरे वीडियो पे आपका न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इस वीडियो पे केवल क्वेश्चन होंगे। तो φb बराबर क्या हुआ, बी ए cos थीटा। जहां बी को तो आप लोग जानते हो, जहां बी क्या चीज है, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ए क्या है, ए हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ए क्या चीज है, ए है क्षेत्रफल।
और थीटा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, और फाई भी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। अब यहां से अगर बात करें इसके मात्रक की कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है। मात्रक की बात करें तो मात्रक याद रखना, इसका मात्रक होता है वेबर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर, ठीक है। क्या मात्रक होता है, वेबर, क्योंकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो जब इसका है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और गुणे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सीधा सीधा इसका मात्रक कितना आया, वेबर, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपको याद रखना है क्या होता है, वेबर होता है। बात करें अगर इसकी विमा की, इसकी विमा क्या होती है, तो विमा भी याद रखना, ठीक है, ठीक है। विमा आपको याद रखना, विमा होती है ml2t-2a-1, ठीक है। इसकी विमा कितनी होती है, ml2t-2a-1। तो इस टाइप से आपको चुंबकीय फ्लक्स की विमा भी याद रखनी है। सिंपल इसमें आपकी यही परिभाषा पूछी जाती है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, इसका मात्रक और विमा बताओ। तो आपको याद रखना है परिभाषा क्या है कि आपका किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित मान लो कोई पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, और इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ए क्षेत्रफल जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कितना निकल आएगा, वेबर, ठीक है। और विमा याद रखना ml2t-2a-1, ठीक है। तो ये सिंपल सी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, ठीक है। देखो इस चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चंस है सभी इंपॉर्टेंट है, जितने टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट है, आपको बस करना क्या है, अच्छे से एक एक को समझना है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक था, इंपॉर्टेंट परिभाषा थी, इसको आप लोग समझ चुके हैं क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो अब आप लोग इससे क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देखो भैया, देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पेपर में बहुत ही बार पूछा गया, ठीक है। और इस बार भी आने की पूरी चांसेस समझना इसकी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, और कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो लेंज का नियम होता है वो क्या होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्यादातर पेपर में ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो मस्त तरीके से इसे भी समझते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, पढ़ो यहाँ से। हमने लिखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे कि जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है। मान लो कोई वैद्युत परिपथ है, वैद्युत परिपथ क्या होता है, जिसमें मान लो कोई सेल लगा हो, उसमें धारा बह रही हो, ठीक है, उसमें बल्ब लगे हो, तो वो एक प्रकार का क्या बन जाता है, परिपथ बन जाता है, सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो कहा गया जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद होता है तो परिपथ में धारा भी बहने लगती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा धारा को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। लिख सकते हो प्रेरित धारा कहते हैं, और यह घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, ठीक है। यह घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहा गया यहाँ पे, आपसे कहा यह गया कि मान लो कोई परिपथ है, ठीक है, कोई भी परिपथ है, तो कहा गया कोई भी परिपथ जैसे कि होता है, तो उसमें अगर आपका किसी परिपथ में अगर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में क्या, चुंबकीय बल रेखाओं में क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है। यदि किसी परिपथ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका सबसे पहले क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद होता है तो उसमें धारा बहने लगती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, धारा भी बहने लगती है। और अगर धारा भी बहने लगी तो इससे ये जो विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न हुए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बोलते हैं। और ये जो पूरी घटना है इसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बोलते हैं, ठीक है। सिंपल से समझो, मान लो कोई भी परिपथ है आपका इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कोई परिपथ, मान लो यहाँ पे बल्ब लगाओ, या इसी टाइप से मान लो कोई परिपथ है, ठीक है। अब अगर इस परिपथ में क्या हो, ठीक है, अब अगर इस परिपथ में क्या हो, आपका चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो, क्या चीज हो, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में अगर क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में यहाँ पे परिवर्तन होता है तो क्या होता है, जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल, ठीक है। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।
और यदि यदि परिपथ यहाँ पे पूरा बंद होगा, ठीक है, यहाँ पे परिपथ कहीं से खुला नहीं होगा, परिपथ पूरा बंद होगा, तो इसमें धारा भी बहने लगती है, इसमें करंट भी फ्लो होने लगता है। और इस प्रकार जो विद्युत वाहक बल और धारा है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल और उत्पन्न धारा को हम लोग प्रेरित धारा बोलते हैं। और यह जो घटना है, ये जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना है, इसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बोलते हैं, ठीक है। सिंपल से समझ में आया ना? ये केवल समझाने के लिए बना, इसको बनाना नहीं आपको। सिंपल सा वैसे ये समझो, जब किसी परिपथ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। यह घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। बस सिंपल सा, ठीक है। देख सकते हो वही चीज लिखा है कि जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद होता है तो परिपथ में धारा बहती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा धारा को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं और यह घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम बताइए। तो यहां से हमने हेडिंग लगाई है लेंज का नियम। क्या होता है लेंज का नियम? ठीक है, तो सिंपल समझना, कहा गया लेंज के नियम के अनुसार, ठीक है, लेंज एक साइंटिस्ट का नाम है। तो लेंज के नियम के अनुसार क्या बताया गया? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही लेंज का नियम है। क्या कहा गया? सबसे पहले तो यह बात हुई कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, जिसमें मान लो किसी परिपथ में विद्युत बल रेखाओं की संख्या में क्या हो, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हो, परिवर्तन हो, तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अब कहा गया लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा है वो सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। मान लो जिससे ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ये सदैव उसी का विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न होती है, ठीक है। जिससे उत्पन्न होगी ये सदैव उसी का विरोध करेगी। ये नियम लेंज का नियम है, ठीक है। सिंपल से समझ सकते हो कि लेंज के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। ये सिंपल सा आपका लेंज का नियम है, ठीक है। इसमें आपसे केवल इतना ही प्रश्न पूछा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है और लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम सिंपल सा है। लेंज के नियम के अनुसार जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा होती है उनकी जो दिशा होती है वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। मान लो किसी चीज से उत्पन्न है तो उसकी जो दिशा होगी वो सदैव उसी का क्या करेगी? विरोध करेगी। ये चीज है क्या? लेंज का नियम, ठीक है। तो सिंपल से आप लोग इस टाइप से लिख सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आसानी से आपके 3 नंबर इस पे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और लेंज का नियम, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब इस चैप्टर का आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो अब हम लोग उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। तो आप बात करते हैं भैया अगला टॉपिक जो हमारा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से आपको फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम समझना है, ठीक है। देख सकते हो पूछा गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। 2 नियम है फैराडे के। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, ठीक है। दोनों नियम को आपको अच्छे से समझना है। तो देखो पहला नियम क्या कहता है? प्रथम नियम, ठीक है। प्रथम नियम कहता है जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है और यही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम कहलाता है। देखो हमने आपसे कहा था जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो या आप कहो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, बात एक ही, ठीक है। क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या थी उसे ही तो चुंबकीय फ्लक्स कहा गया था। तो वही चीज है कि यदि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। यहाँ पे प्रथम नियम पे ये कहा गया कि तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण, उस विद्युत वाहक बल का परिमाण जो होता है चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन की
ऋणात्मक दर के बराबर होता है, और यही फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, मतलब कहा गया विद्युत वाहक बल E का जो परिमाण होता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल E का जो परिमाण होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपका किसके बराबर होता है, कहा गया चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, डेल्टा फाई बी, यही तो होता है, और परिवर्तन के लिए डेल्टा लगाया गया, फाई बी होता है चुंबकीय फ्लक्स, और इसकी दर की बात हुई है कि इसकी दर के बराबर होता है, इसलिए डेल्टा टी इसमें बटे में आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे ऋणात्मक की बात हुई है इसलिए माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा, तो E बराबर माइनस का डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यहां से क्यों हुआ ये सूत्र, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, मतलब E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जहां डेल्टा फाई बी को आप लोग जानते हो चुंबकीय फ्लक्स है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, समय है, और E क्या है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, इसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी, इस टाइप से डेल्टा का लगा के डी से भी परिवर्तन दर्शा सकते हो, इस टाइप से डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, इस टाइप से भी आप लोग लिख सकते हो, इसे इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी, इस टाइप से भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से लिख दो, चाहे E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, या E इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। तो सिंपल सा फैराडे का यही प्रथम नियम है। जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना समझ गए तो फैराडे का प्रथम नियम भी समझ गए आप, कि वही कहा गया जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वो जो विद्युत वाहक बल E होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, मतलब E बराबर माइनस का डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, या E बराबर माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, इस टाइप से, जहां डेल्टा फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, और डेल्टा टी क्या है, समय है। ठीक है, अब यहां से अगर, ठीक है, इसके आगे नीचे लिख लेना, यदि जो कुंडली या परिपथ हो उसमें अगर एन फेरे हो, यदि कुंडली में एन फेरे हो, यदि कुंडली में एन फेरे हो, ठीक है, कुंडली जो होती है अगर कुंडली में क्या हो, एन फेरे हो, यदि कुंडली में एन फेरे हो, ठीक है, जब आपकी कुंडली में एन फेरे होते हैं तब सूत्र क्या हो जाता है विद्युत वाहक बल का, तो वो भी देख लो। यदि कुंडली में एन फेरे हो तो यहाँ पे सिंपल एन लग जाता है बीच में, तो यहाँ से सूत्र हो जाता है E बराबर माइनस का एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये सूत्र याद रखना, आपको न्यूमेरिकल्स पे काम भी आएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। ठीक है, एन क्या चीज है, कुंडली में फेरों की संख्या है। तो ये सिंपल सा है फैराडे का प्रथम नियम, आपको बस इसी टाइप से फॉर्मूले तक ले आना है। ठीक है, कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, और यही फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम है। फिर ये सूत्र आपको इस टाइप से लिख देना, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, या E बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। यदि कुंडली में एन फेरे हो तब E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये होता है फैराडे का प्रथम नियम। अब इसके बाद बात करें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। ये जो द्वितीय नियम है ना, ये लेंज का नियम ही है। ठीक है, जो लेंज का नियम बताया था वही द्वितीय नियम है। देखो पढ़ो, कहा गया किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि या उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे लेंज का नियम भी कहते हैं और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम भी कहते हैं। सिंपल सी बात थी, उसमें हमने बताया था कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। यही नियम लेंज का नियम भी है और यही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम भी है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर फैराडे के नियम पूछे जाते हैं, प्रथम नियम पे आपको लिख देना है और द्वितीय नियम पे आपको यही लेंज का नियम लिख देना है। ठीक है, और लेंज का नियम पूछे जाए तब भी आपको यही दिखा देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो क्या होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। देखो जितने टॉपिक आपको बता रहे ये ऐसे ऐसे टॉपिक है जो कि पेपर में आता है, ऐसे ही आपको नहीं बता रहे हल्के में लेना इनको कि आएंगे नहीं पेपर में, सभी टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इस टॉपिक को भी समझ चुके हो क्या होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। आप बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक।
तो आप बात करते भैया इस चैप्टर का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन है हमारा स्वप्रेरण किसे कहते हैं तथा स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, स्वप्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, और एक ये डेरिवेशन पूछा जाता है लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। ठीक है, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का क्या सूत्र आता है, ये डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको यहीं पे समझना है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, स्वप्रेरकत्व क्या होता है और आपका स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, फिर हम लंबी परिनालिका के कारण स्वप्रेरकत्व का सूत्र देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें स्वप्रेरण क्या होता है। तो कहा गया किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मान लो कोई भी कुंडली है, ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर हम कोई कुंडली बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम कोई कुंडली बना रहे हैं इस टाइप से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इस टाइप से मान लो हमारे पास क्या है, कुंडली। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये कुंडली है, यहाँ पे मान लो कोई प्रतिरोध जुड़ा हो, यहाँ पे कोई सेल लगाओ, इस टाइप से मान लो हमारे पास क्या बनती है, कुंडली बनती है। ठीक है, ये हमारे पास मान लो एक कुंडली है। तो कहा गया है, ठीक है, चित्र थोड़ा सा तिरछा बन गया उसके लिए सॉरी, कहा गया है किसी कुंडली से, कोई भी मान लो कुंडली है, तो इस कुंडली के जब पास में क्या लाया जाता है, कोई भी चुंबक लाया जाता है, तभी उसकी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा, क्योंकि जब चुंबक आएगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और जिससे क्या होगा, उसकी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो कहा गया किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा प्रेरित धारा I उत्पन्न हो जाती है और यह घटना जो होती है स्वप्रेरण कहलाती है। इसमें बस एक शब्द है कि उसी कुंडली में उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी जब अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे तो उसमें एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न होती है, तो इसलिए शब्दों का अंतर समझना। स्वप्रेरण में जिस कुंडली में आप क्या करोगे, मतलब जिस कुंडली के पास चुंबक लाओगे उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, उसी कुंडली में आपका क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन अन्योन्य प्रेरण जब पढ़ेंगे तो इस कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए याद रखना। तो इसमें तो सिंपल सा है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। मान लो कोई कुंडली है, तो इसी कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो तो क्या कहेंगे, उस घटना को हम लोग स्वप्रेरण की घटना कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी ये परिभाषा ही आपको लिखनी है। ठीक है, पेपर में पूछा जाए स्वप्रेरण क्या होता है तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हो। इसके बाद आपसे कहा गया स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बताओ। तो यहां से लिखा गया किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान से समझना परिभाषा। कहा गया किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब जो स्वप्रेरण गुणांक होगा उसका मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होगा। किसके, कहा गया जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है, जो उस कुंडली पे धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है। मतलब जो स्वप्रेरण गुणांक L होगा, स्वप्रेरण गुणांक को L से प्रदर्शित करते हैं, स्वप्रेरण गुणांक जो L होगा उस विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा जो उसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होगा। ठीक है, ये परिभाषा कहेगी। मतलब कि सूत्र यहां से होगा, सूत्र यहां से क्या होगा, L बराबर माइनस ई क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल माइनस लग रहा है परिवर्तन के कारण, जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, माइनस ई अपॉन में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, ये सूत्र होता है स्वप्रेरण गुणांक का। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक यहाँ पे क्या है, एल, और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे धारा परिवर्तन की दर। ठीक है, डेल्टा आई धारा परिवर्तन, डेल्टा टी समय परिवर्तन, मतलब धारा परिवर्तन की दर। ठीक है, और ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे, जहां एल है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ई क्या है, ई है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को क्या बोलेंगे, धारा परिवर्तन की दर। ठीक है, क्या बोलेंगे, धारा परिवर्तन की दर। ठीक है, धारा परिवर्तन की दर बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको समझना। परिभाषा ये कह रही थी कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L उस विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा जो उसमें
धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होगा। मतलब डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी अगर धारा परिवर्तन की दर है, अगर इसको एकांक कर दिया जाए, इसका मान 1 कर दिया जाए, अगर यहां से सूत्र में इसका मान एकांक कर दिया जाए तो एल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ई के। अगर माइनस क्या दर्शाता है, केवल परिवर्तन को दर्शाता है, तो यहाँ से एल क्या बराबर हो जाएगा, ई के। जब डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को 1 कर दोगे तो ई अपॉन में 1 आएगा, मतलब एल की वैल्यू ई के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो किसी कुंडली का स्वपरिवर्तन गुणांक एल जो होता है उस विद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है जो धारा परिवर्तन की दर एकांक मतलब 1, जब धारा परिवर्तन की दर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 1 होती है तब एल ई के बराबर होता है, और यही से परिभाषा बनती है। ठीक है, तो सिंपल से समझ सकते हो कि किसी कुंडली का स्वपरिवर्तन गुणांक एल किसी कुंडली का स्वपरिवर्तन गुणांक एल जो होता है वो उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है। तो ये इसका सूत्र है, एल बराबर माइनस ई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, जहां एल स्वपरिवर्तन गुणांक ई विद्युत वाहक बल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी धारा परिवर्तन की दर है। यहाँ पे इसका मात्रक समझ लो, एल का मात्रक, स्वपरिवर्तन गुणांक का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जान लो, इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या मात्रक होता है इसका, हेनरी। ठीक है, इसके मात्रक की जरूरत आपको पड़ेगी, तो मात्रक याद रखना स्वपरिवर्तन गुणांक का हेनरी होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब बात करते हैं लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र। लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ से लिखते हैं आपका, तो देखो लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है समझना। हमने लिखा माना एक लंबी परिनालिका की लंबाई स्मॉल एल है या कैपिटल एल मान सकते हो। ठीक है, स्मॉल एल मान लो या कैपिटल एल, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अगर स्मॉल एल मान लो तो यहाँ पे स्मॉल एल कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, माना एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी है भैया, उसकी लंबाई है स्मॉल एल, तथा उस लंबी परिनालिका का क्षेत्रफल ए है। कहा गया इसमें फेरों की संख्या भी हमने मान ली कैपिटल एन। ठीक है, माना एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है तथा उसमें फेरों की संख्या ए है। अब कहा गया कि इसमें फेरों की संख्या, वो क्षेत्रफल ए है तथा फेरों की संख्या कितनी है, एन है, तथा जो प्रति एकांक लंबाई, अब लंबाई एल है तो कहा गया प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या वो कितनी हो जाती है, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एल। ये जो कैपिटल एन है ये क्या है, इसमें फेरों की संख्या, और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, वो स्मॉल एन। स्मॉल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन बटा एल। ठीक है, कैपिटल एन पूरे में फेरों की संख्या है और प्रति एकांक लंबाई में स्मॉल एन है। ठीक है, तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटा एल। कहा गया माना परिनालिका में धारा आई प्रवाहित हो रही है, माना परिनालिका जो है उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ से हम लोग डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, परिनालिका के भीतर हम लोग क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र हो जाएगा, बी बराबर, सूत्र आपको पता है, बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये सूत्र होता है म्यू नॉट एन आई। यहां से ध्यान से देखो, म्यू नॉट जो होता है निर्वात की चुंबकशीलता, एन आपका क्या होता है, फेरों की संख्या, और आई धारा। ठीक है, ये सूत्र होता है म्यू नॉट एन आई। अब एन की वैल्यू यहाँ से कैपिटल एन बटा एल है, तो बी बराबर म्यू नॉट एन की जगह कैपिटल एन बटा एल इंटू आई, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन बटा एल इंटू आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं परिनालिका के भीतर चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, आप ठीक है, लिखते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम निकाले थे परिनालिका में, देखो हमने क्या माने, एन फेरे, तो पहले लिखते क्या है कि परिनालिका के प्रत्येक फेरों में, प्रत्येक फेरों से बद्ध क्या निकाल लेते हैं, आपका चुंबकीय फ्लक्स। तो लिखते हैं प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, प्रत्येक फेरों से, मतलब उसमें कितने फेरे, एन फेरे, इसलिए प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं, प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, उसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो सूत्र हो जाएगा फाई बी बराबर बी इंटू ए सूत्र होता है, ये वाला हमने अभी बताया था। फाई बी बराबर क्या सूत्र होता है, बी इंटू ए, बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बी की वैल्यू भी रख सकते हो या एक स्टेप बढ़ा के बी इंटू ए पहले लिख लो, फिर यहाँ से फाई बी बराबर कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू रख दो म्यू नॉट एन अपॉन में एल, और आगे क्या है, आई इंटू ए। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ जाएगा, फाई बी बराबर म्यू नॉट एन अपॉन में एल आई इंटू ए, क्योंकि बी की वैल्यू ये है म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई और इंटू में ए। ठीक है, तो इसे मान लेना समीकरण 2। ये हमारे पास क्या निकला, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स।
अब हम क्या निकालेंगे, अब हम पूरी परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, सिंपल। हमारे पास प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी निकल गया इतना। अब हम क्या निकालते हैं, हमें निकालना क्या, परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। तो यहां से हम लिखते हैं सूत्र परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, लिखते हैं परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का सूत्र आपको यहां से लिखना है, प्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का सूत्र ये लिखा हुआ है, L बराबर माइनस ई डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र देखो, सूत्र ये हमारे पास लिखा हुआ है, L इक्वल टू माइनस ई अपॉन में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये सूत्र है हमारे पास। अगर हम यहाँ से विद्युत वाहक बल E का मान रख दे, देखो E का मान कितना बताया था, डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जब अभी विद्युत वाहक बल का सूत्र बताया था किसमें, फैराडे के प्रथम नियम पे, तब E की वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, माइनस में, और बटे में ये नीचे कितना है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, E की वैल्यू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ से पहले से डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है, तो यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल, मतलब कि माइनस का डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आई, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र रखेंगे, L बराबर माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन में डेल्टा आई, ये सूत्र रखेंगे। ठीक है, अपॉन में क्या रखेंगे, डेल्टा आई। ठीक है, इस टाइप से। तो यहां से आपको ये समझ में आया सूत्र कैसे आया, सिंपल। E की वैल्यू रखना डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, L बराबर माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, अब यहाँ से ये जो डेल्टा फाइव की वैल्यू यही आई है आपकी, इसी को आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, और जब परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व निकालोगे तो उसमें फेरों की संख्या भी होगी, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का n डेल्टा फाइव बी अपॉन में कितना, डेल्टा आई, ये चीज हमारे पास होगा। n फेरों की संख्या भी लगेगी। ठीक है, तो L बराबर माइनस n। ठीक है, माइनस n की जगह माइनस n हो जाएगा। डेल्टा फाइव बी की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट n अपॉन में L, म्यू नॉट n अपॉन में L। ठीक है, I इंटू ए, ये पहले से है, और डेल्टा आई बटे में है। ठीक है, डेल्टा आई बटे में है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे इतना हुआ, देख सकते हो, L बराबर माइनस n, डेल्टा फाइव बी की जगह ये वाली वैल्यू, म्यू नॉट n अपॉन L आई इंटू ए। ठीक है, अब ये डेल्टा आई पहले से, देखो अगर यहाँ पे आई रख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको डेल्टा नहीं रखना, केवल आई रखना है। ठीक है, आई धारा में परिवर्तन दर्शाता था, लेकिन आपको यहाँ पे केवल आई रखना है, क्योंकि आई और डेल्टा आई आपकी उसी तरह से हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे आई रख रहे हो तो यहाँ भी आई रखना होगा, और अगर यहाँ डेल्टा आई रख रहे हो तो यहाँ भी डेल्टा आई रखो। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें तो आई से आई हमारा सिंपल कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन जाएगा, देखो ये वाला, L बराबर माइनस यहाँ से n का n से गुणा करें तो n स्क्वायर हो जाएगा, और ये म्यू नॉट आपका इस टाइप से आ जाएगा, म्यू नॉट, और कितना बचा, देखो n का n से गुणा n स्क्वायर, म्यू नॉट और a अपॉन में l। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा किसका, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र। ठीक है, आपसे लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र कहा जाए या धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र कहा जाए, सिंपल ये निकल के आता है, L बराबर माइनस n स्क्वायर म्यू नॉट a अपॉन में l, जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और a क्षेत्रफल, और l क्या है, परिनालिका की लंबाई। ठीक है, तो इस टाइप से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, बस ये जान लो आप लोग कि ये जो लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे कराया। सिंपल, सबसे पहले इसी टाइप से लिख लेना, माने एक लंबी परिनालिका की लंबाई L है तथा क्षेत्रफल A है, फेरों की संख्या n तथा प्रत्येक अंग लंबाई में इतने फेर हैं। माना परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही, तब यहाँ से परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है B बराबर म्यू नॉट n I, n की वैल्यू कैपिटल N अपॉन स्मॉल l, l लंबाई कैपिटल N फेरों की संख्या। अब यहाँ से प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये निकलेगा, फाइव बी बराबर बी इंटू ए, बी की वैल्यू यहाँ से रख देना, ये आ जाएगा। फिर परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र L बराबर माइनस n डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा आई लिख लो या केवल आई लिख लो। ठीक है, डेल्टा आई लिख लो या केवल आई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से डेल्टा फाइव बी की वैल्यू या फाइव बी की वैल्यू यहाँ से ये है। ठीक है, देखो डेल्टा दोनों ही जगह ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं लगा रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे लगाओगे तो आई में भी लगाना पड़ेगा। इसी टाइप से याद रखना, L बराबर माइनस n फाइव बी अपॉन में आई। ठीक है, फाइव बी की वैल्यू यहाँ से रखी गई ये, और आई बटे में था, आई से आई कैंसिल, तब L बराबर माइनस n स्क्वायर म्यू नॉट a अपॉन में l। ठीक है, तो इस टाइप से लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र आता है। इंपॉर्टेंट है तीनों परिभाषाएं, सबसे पहले स्वप्रेरण क्या होता है, फिर स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, फिर लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या आता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे कराया। ठीक है, तो जल्दी से अब आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी आपका
स्वप्रेरण का तो एक डेरिवेशन और आता है पेपर में, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अब अगला डेरिवेशन जो पेपर में पूछ लिया जाता है वो है ये समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरण का सूत्र। ठीक है, समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरण का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये डेरिवेशन भी आता है, तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हमने लिख दिया, माना आर त्रिज्या व एन फेरों वाली कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही। ठीक है, आपको लेना क्या है, एक समतल वृत्तीय कुंडली लेना है। कैसी कुंडली लेना है, समतल होनी चाहिए और वृत्तीय, वृत्त किस टाइप से, गोलाकार इस टाइप से। ठीक है, समतल वृत्तीय कुंडली लेनी है और उसमें क्या निकालना है, स्वप्रेरण। तो हमने माना कि माना आर त्रिज्या व एन फेरों वाली कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तब इसके बाद हम यहां से लिखते हैं कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लिखते हैं कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या लिखते हैं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का क्या सूत्र आएगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। ठीक है, ये वाला सूत्र हो जाएगा। कुंडली आपकी वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार कुंडली के लिए आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा वो क्या होगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, जहां r क्या है त्रिज्या, आई क्या है धारा, n क्या है फेरों की संख्या। ठीक है, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है ये कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब इसके बाद निकाल लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेना, यहां से निकालते हैं कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, क्या निकालते हैं, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र आपको पता है, फाइव बी बराबर बी इंटू ए। ठीक है, ये वाला सूत्र पता है ना सबको, फाइव बी बराबर बी इंटू ए। आप फाइव बी बराबर बी इंटू ए होता है, तो यहां से आपका बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू ए। ए क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यहां से हमारी कुंडली कैसी, समतल वृत्ताकार, तो यहां से ए बराबर क्या लग जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर क्या लग जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आपको रख देना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r और ए की जगह पाई आर स्क्वायर। अब अगर बात करें यहाँ पे आर इसका स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, आर से आर स्क्वायर का जो स्क्वायर था वो कट गया, यहाँ से बचा क्या, फाइव बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट एन आई पाई आर ये बचा और बट्टे में 2। ठीक है, इतना बचा हमारे पास, फाइव बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और पाई आर ये आ गया। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 2। ये हमारे पास क्या निकला, चुंबकीय फ्लक्स। हमें निकालना क्या है, स्वप्रेरण। ठीक है, तो स्वप्रेरण का सूत्र क्या होता है, यहां से लिखते हैं स्वप्रेरण, लिख सकते हैं कुंडली में स्वप्रेरण। ठीक है, कुंडली में स्वप्रेरण। ठीक है, स्वप्रेरण सूत्र क्या होता है, अभी सूत्र आपने देखा एल बराबर क्या सूत्र देखा था, माइनस का एन फाइव बी अपॉन में आई। ठीक है, ये वाला सूत्र देखा ना, फाइव बी अपॉन आई, फेरों की संख्या एन हो तो एन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एन फाइव बी अपॉन आई। ठीक है, तो यहां से एल बराबर माइनस एन, फाइव बी की वैल्यू है म्यू नॉट। ठीक है, आई को इसके बट्टे में रख लो एन के। ठीक है, एन अपॉन आई कर लिया। ठीक है, एन अपॉन आई कर लिया, यहां से एन अपॉन में आई, और फाइव बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई पाई आर अपॉन में 2। ठीक है, इस टाइप से देख लो, यहां से म्यू नॉट एन आई पाई आर अपॉन में 2। ठीक है, अब अगर बात करें ऊपर भी आई नीचे भी आई, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां से बचेगा एल बराबर माइनस एन का एन से स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, एन का एन से गुणा मतलब एन स्क्वायर पाई आर अपॉन में 2, इतना बचेगा क्या, म्यू नॉट भी तो है, एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर अपॉन 2। ठीक है, एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा स्वप्रेरण का सूत्र। देखो, माइनस एन का एन से गुणा एन स्क्वायर और यहाँ से म्यू नॉट ये रहा, पाई आर ये रहा, बट्टे में 2, तो यहाँ से स्वप्रेरण का जो सूत्र आया माइनस एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर अपॉन में 2 सूत्र आया। अगर आपको कभी भी समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पूछा जाए तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का नहीं, स्वप्रेरण का सूत्र। ठीक है, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण एल का सूत्र पूछा जाए तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो। सबसे पहले माना त्रिज्या आर है, उस कुंडली माना वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या आर व एन फेरों वाली कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेना कुंडली के केंद्र पे। ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r।
आप कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का ये सूत्र होगा, बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, आपका ये वैल्यू आएगी, फिर स्वप्रेरण का सूत्र लगाओ, आपका स्वप्रेरण आपके सामने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर पे डेरिवेशन पूछा जा सकता है और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी फंसेंगे। ठीक है, इस टाइप से आप लोग ये वाला डेरिवेशन भी समझ सकते हो, समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरण का सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में होगा। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको समझते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। तो भैया बात करते हैं मस्त तरीके से हम लोग अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी समझते हैं। ठीक है, देखो आपसे कहा गया अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण और क्या होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो सिंपल से सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण देखते हैं फिर गुणांक की बात। ठीक है, तो देखो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, कहा गया यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करें। ठीक है, एक में क्या करें, एक कुंडली में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, ध्यान से समझो। मान लो हमारे पास कोई 2 कुंडलियां हो। ठीक है, हमारे पास मान लो 2 कुंडली हो, अगर हम एक कुंडली में क्या करें, बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाए, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। स्वप्रेरण पे हमने बताया था कि जब मान लो कोई एक कुंडली होगी, उसमें केवल एक ही कुंडली थी। ठीक है, एक ही कुंडली की बात थी, एक कुंडली में अगर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 कुंडलियां होंगी, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे, दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और यह घटना अन्योन्य प्रेरण की घटना कहलाती है। सिंपल सा पढ़ लो कि यदि हम 2 कुंडलियों को पास पास रख के उनमें से एक में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और एक चीज ये भी समझ लेना कि आपका पहली कुंडली को हम लोग प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को हम लोग द्वितीयक कुंडली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात है अन्योन्य प्रेरण की। अब इसके बाद बात आती है अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझना, कहा गया 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है। ठीक है, कहा गया 2 कुंडलियों के बीच में जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वह द्वितीयक कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है। मतलब कि देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक को याद रखना m से प्रदर्शित करते, किससे, m से। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर होता है माइनस का, कहा गया किसके बराबर होता है, समझो 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक m जो होता है किसके बराबर होता है, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के। तो द्वितीयक कुंडली वाले को हम E2 मानेंगे और प्राथमिक कुंडली वाले विद्युत वाहक बल को E1 मानेंगे। तो यहाँ पे द्वितीयक कुंडली की बात है इसलिए विद्युत वाहक बल हम लोग लिख रहे हैं E2। ठीक है, अब कहा गया विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली के लिए मान लो हम I1 ले रहे हैं धारा और E1 ले रहे हैं विद्युत वाहक बल, द्वितीयक वाले के लिए I2 धारा ले रहे हैं और E2 विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये चीज समझना। तो पहले कहा गया 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक m जो होता है वो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, मतलब द्वितीयक कुंडली वाला E2। ठीक है, और कहा गया जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है। प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन I है तो उसकी दर मतलब डेल्टा I1 बटा डेल्टा T के बराबर होता है m। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस E2 डेल्टा I1 बटा डेल्टा T, जहां आप लोग m को क्या बोलोगे, स्वप्रेरण। ठीक है, m को क्या बोलोगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोल सकते हो या अन्योन्य प्रेरकत्व बोल सकते हो। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। जैसे उसमें स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, उसे देखो उसको याद रखना, स्वप्रेरण गुणांक बोल सकते हो या स्वप्रेरकत्व बोल सकते हो। वैसे इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोल सकते हो या अन्योन्य प्रेरकत्व बोल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा है, 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है
जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। मतलब एकांक होने का मतलब अगर डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी कर दे, 1 कर दे, तो m किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का E2 के। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक m क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न उस विद्युत वाहक बल E2 के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी 1 होती है, अर्थात एकांक होती है। ठीक है, तो ये होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर। तो सिंपल पूछा जाए भैया इसी टाइप से आपको परिभाषा दे देनी। मात्रक सेम रहेगा, जैसे स्वप्रेरण गुणांक का था हेनरी, वैसे इसका भी हेनरी ही रहेगा मात्रक। ठीक है, मात्रक सेम रहेगा हेनरी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और समझ सकते हो, मान लो E की वैल्यू में रख दे, E का वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू माइनस का डेल्टा 5 डेल्टा टी होती है। अगर हम यहाँ से E2 की जगह क्या रख दें, m बराबर माइनस E2 की जगह अगर हम क्या रख दें, डेल्टा 5 डेल्टा टी से अगर हम क्या बना दें, यहाँ से मान लो यहाँ से हम डेल्टा फाई 2 द्वितीय कुंडली वाला इसलिए फाई 2 कर दो, बटे में डेल्टा टी और बटे में डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी। ठीक है, देखो ध्यान से, E2 की जगह डेल्टा फाई 2 बटा डेल्टा टी, डेल्टा करना लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी में फिर डेल्टा ना लगाना। ठीक है, लेकिन अगर लगाओ सब में लगाओ, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, बचेगा क्या, m बराबर माइनस डेल्टा फाई 2 बटा I1 कर सकते हो या डेल्टा I1 कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, आप यहाँ पे अगर लिख देना यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, तब सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस n डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा I है। ठीक है, डेल्टा I1 था तो डेल्टा I1, तो ये आपके पास सूत्र आता है किसका, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व का। ठीक है, एक सूत्र ये m बराबर माइनस E2 डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, एक ये m बराबर माइनस n डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा I1। ठीक है, डेल्टा I1 का मतलब पहले वाले की धारा पहली कुंडली की, और जिसमें 2 लगा उसका मतलब द्वितीय कुंडली की बात है। ठीक है, 1 का मतलब प्राथमिक कुंडली, 2 का मतलब द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है अन्योन्य प्रेरण और ये होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और इसका सूत्र, मात्रक सेम है हेनरी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका स्वप्रेरण भी हमने समझा, स्वप्रेरण गुणांक भी समझा, अन्योन्य प्रेरण भी समझा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी समझा। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बाहर आपका नहीं आने वाले। ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा कुछ, जितने पेपर में पूछे जाते हैं इन सब को हमने इस वीडियो पे पूरा कवर किया। ठीक है, पूरी कोशिश की कि जिसने पूरे साल ना पढ़ा हो, अगर इतने टॉपिक को पढ़ लेता तो इससे बाहर आपका फिजिक्स के पेपर में इस चैप्टर से आपका नहीं आने वाला। ठीक है, आप बचते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स का 1 शॉट आपको इसके अगले वाले वीडियो पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे अगला वीडियो आता है तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और एक काम और करना, डिस्क्रिप्शन पे 12th फिजिक्स 1 शॉट की प्लेलिस्ट है, शायद आप ये वाला जो वीडियो देख रहे हो ये बाद में देख रहे हो और न्यूमेरिकल वाला वीडियो पहले आ चुका हो, तो आप लोग 12th फिजिक्स 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां देखना, शायद इसके बाद वाला वीडियो आ भी चुका हो। ठीक है, तो वहां से जाके आप लोग देख भी सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वहां पे भी हम दे देते हैं, वहां पे भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसको आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हो।